हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस 18th वीडियो ऑफ दिस सीरीज एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट। तो गाइस, आज हम सेकेंडरी मार्केट को स्टडी करने वाले हैं। तो भाई, जैसे स्टार्टिंग में जब हम शॉर्ट में सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट को देख रहे थे, तो हमने ये जाना था प्राइमरी मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। ओके। और सेकेंडरी मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे एक बार सिक्योरिटी लिस्ट हो गई तो उसके बाद उस सिक्योरिटी को एक एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाता है, यानी सेकेंडरी मार्केट जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप रीड करके समझते हैं। So, while the primary market is used by issuers for raising fresh capital from the investors through issue of securities, राइट, जैसे मैंने बताया प्राइमरी मार्केट में फ्रेश कैपिटल रेज करती है कंपनी बाय इशूइंग सिक्योरिटी। सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू दिस इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। An active secondary market promotes the growth of the primary market and capital formation, since the investors in the primary market are assured of a continuous market where they have an option to liquidate exit their investment। यानी इन्वेस्टर श्योर होते हैं, बिकॉज अगर आज वो किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईपीओ में कंपनी लिस्ट होने के बाद, एग्जांपल अभी थोड़े टाइम पहले स्विगी का आईपीओ आया था। ओके, तो स्विगी का आईपीओ आने के बाद जब कंपनी लिस्ट हो गई, तो इनिशियल लाइक जब आईपीओ आया था दैट वाज द प्राइमरी मार्केट, जब लोगों ने उसमें पैसा लगाया। अब वो कंपनी लिस्ट हो चुकी है तो नाउ इट इज़ इन द सेकेंडरी मार्केट, तो वो इजीली लोग वहाँ पे अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी सेल को बाय या सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है इन्वेस्टर्स का। Thus, the primary market, the issuers have direct contact with the investors, while in secondary market, the dealing are between investors and the issuers do not come into the picture. Secondary market can be broadly divided into two segments. तो लोग ये कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट में इशूअर और इन्वेस्टर डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में इशूअर्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ में डील करता है। फिर ओवर द काउंटर मार्केट, जिसे हम ओटीसी मार्केट कहते हैं। OTC market are the market where trades are directly negotiated between two or more counterparties. In this type of market, the securities are traded and settled over the counter among counterparties directly. चलो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज विथ प्रैक्टिकल। चलिए अब हम ओवर द काउंटर मार्केट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कहीं पर हमने ओटीसी सुना है, ओवर द काउंटर या ऑफलाइन होता है, बट क्या है ये एक्चुअली में, कैसे वर्क करता है, अब हम वो जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मार्केट इज लाइक अ पर्सनल मार्केट प्लेस वेयर टू पीपल और पार्टीज डायरेक्टली negotiate and make a deal without going through a formal exchange like the BSE और NSE। ओके, यहाँ पे फॉर्मली नहीं जाते वो लोग, एक इनफॉर्मल मार्केट प्लेस होता है वो। ठीक है, यहाँ पे पार्टीज डायरेक्टली निगोशिएट करती है अपने डील्स को। इट्स फ्लेक्सिबल बिकॉज द टर्म्स ऑफ द डील लाइक द प्राइस एंड क्वांटिटी आर डिसाइडेड डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। कितना क्वांटिटी चाहिए, राइट, किस प्राइस पे चाहिए, वो सब वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं। लाइक मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में व्हेन इट इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, एक मार्केट प्राइस ऑलरेडी हमें शो करता है, उसी प्राइस पे हम डील कर सकते हैं। बट ओडीसी मार्केट में हम प्राइस को निगोशिएट कर सकते हैं, क्वांटिटी को निगोशिएट कर सकते हैं। Example one, unlisted company share. Imagine you want to buy a share of a small Indian startup that isn't listed on any exchange, stock exchange. You meet someone who owns the shares and agree to sell them to you. Both of you discussed and agree on a price, and the deal happens directly between you two. दिस इज़ एन OTC ट्रांजेक्शन। कोई छोटी कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ओके, और आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो उस कंपनी के शेयर ओन कर रहा है और उसको बेचना है, आपको खरीदना है, तो आप दोनों आपस में डील कर लेते हो। दैट इज़ कॉल्ड OTC मार्केट में जो डील्स होते हैं। बेसिकली जो भी कंपनी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, उसके जो शेयर और खरीदे और बेचे जाते हैं वो OTC मार्केट में होते हैं। एग्जाम्पल टू, करेंसी एक्सचेंज।
If you if you have ever exchanged foreign currency to a local money changer in India, you have experienced an OTC market. Okay, the money changer gives you a rate that they decide based on the market trends, and you agree to it directly rather than trading currency on a centralized platform. Okay, great. अगर हमने कभी करेंसी एक्सचेंज की है तो वो भी ओटीसी मार्केट में ही होता है। फिर लास्ट एग्जांपल है डेट इंस्ट्रूमेंट का। लेट्स से अ कंपनी इन इंडिया वांट्स टू रेज मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स, ठीक है। कंपनी को बॉन्ड्स इशू करके कैपिटल रेज करना है। इंस्टेड ऑफ बाइंग द बॉन्ड्स ऑन द एनएसई दे माइट फाइंड एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर like a bank or a mutual fund to directly negotiate to deal. The terms such as interest rate and the repayment period are decided privately between them. ओके ग्रेट। तो कोई कंपनी है जिसको पैसे की ज़रूरत है तो डायरेक्टली बैंक से लोन लेने के बजाय अपने यहाँ पे देखो एग्जांपल। इंस्टेड instead of listing the bonds on the NSE, they might find an institutional investor like the bank or mutual fund, directly negotiate the deal terms such as interest rate and payment period and decide it privately between them। कोई कंपनी है वो आईपीओ ना ला करके किसी बैंक से पैसा ले रही है। ओके, तो वो क्या होगा यहाँ पे कोई एक मार्केट बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जिसको पैसा चाहिए यानी कंपनी वो डायरेक्टली बैंक के पास जा रही है, बैंक का मैनेजर है उसके साथ में डील को नेगोशिएट कर रही है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ OTC market, where in short the OTC market works like direct trading with no middleman like a stock exchange, giving participant more control but also requiring trust and knowledge to avoid risk। Exactly, थोड़ा रिस्की होता है OTC मार्केट बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, the other option of trading in securities through the stock exchange route, where trading and settlement is done through the stock exchange. The traders execute on the exchange and settle through the clearing corporation, which acts as a counterparty and guarantees and set to the settle of the trade to both buyers and sellers। देखो होता है exchange का trade होता है। ओके, फिर आता है trading। A formal contract to buy sell securities in terms as trading, as defined about trading can be done either on the over the counter market or exchange traded market। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और दो मार्केट होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओटीसी मार्केट। ट्रेडिंग किस पे होती है? दोनों पे होती है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया features an electronic order matching system that facilitated efficient and speedy execution of trades। चलो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो क्या है ये, लेट्स सी। Trading is simply the act of buying or selling financial assets like shares, bonds, and other securities. When you trade, you are entering into a formal agreement with another party to complete the transaction. This can happen in two main ways. One is OTC market. Here, trading happens directly between two parties. It's like bargaining in a marketplace where buyer and seller discuss and finalize the deal themselves without involving a formal platform। For example, if you buy shares of a startup directly from its owner, that's OTC trading। If a company privately negotiate with a bank to issue bonds, it is also OTC। Now we will discuss exchange traded market। So this is like a big organized marketplace, like an online shopping platform, but for financial assets. In India, stock exchange like NSE and BSE use an electronic system to match buyers and sellers. It's quick, efficient, and transparent. For example, you log into a trading app like Zerodha or Grow. Okay, place an order to buy shares of Tata Motors, and the exchange automatically finds a seller at the best available price to complete the trade। इसमें की डिफरेंस क्या होता है? ओटीसी ट्रेडिंग इज मोर फ्लेक्सिबल बट वो प्राइवेट होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड इज मोर स्ट्रक्चर्ड विथ clear rules and safeguards। This makes trading easier and faster, especially in the exchange traded market where everything is managed electronically। चलिए, so we are done with trading, then trading के बाद है clearing and settlement। Okay,
गाइस आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं फटाक से लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूँ। गाइस आई होप आपको आवाज़ अब प्रॉपर आ रही होगी। चलिए, सो वी मूव फर्दर। अब हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या होता है। सो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। पोस्ट ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग होने के बाद की वो एक्टिविटी है दैट कंटिन्यूज द कोर पार्ट ऑफ इक्विटी ट्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए इतना हम पहले समझ लेते हैं। Clearing activity is all about ascertaining the net obligation of buyers and sellers of a specific for a specific time period. ये हमने कॉपी किया, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हम डाल देंगे। So clearing and settlement are the steps that happen after a trade is completed to ensure both parties get what they need on what they agreed on. Buyers receive the security and sellers get their money. It's like finalizing the deal and making sure everyone fulfills their side of the bargain. Clearing, figuring out what owes what. This step calculates the final amount of money and shares each buyer and seller need to exchange. Instead of processing each trade separately, the system group trades and figure out the net obligation for everyone. Imagine you are buying and selling shares in a day. You have buy 100 shares of Tata Motors for 500 each. Later you sell 50 shares of Tata Motors for 510 each. The clearing process will figure out your net obligation. You need to pay 50 shares. You need to pay for 50 shares, like 100 bought minus 50 sold at 500 each. Settlement में क्या होता है? Delivering shares and money. After clearing, the settlement steps ensure the shares and money are delivered. This happen automatically in India through organizations like the National Security Depository Limited (NSDL) or CDSL for shares and the bank account for money. Example: the exchange ensures you get the 50 shares in your Demat account. The seller gets 25,000. Okay, so 500 into 50 in their bank account. In India, the entire process is super quick and usually happens within T plus 2 days, trade day plus 2 working day. This ensure the trading system is smooth, secure and reliable. तो बस दो स्टेप का प्रोसीजर है क्लियरिंग या सेटलमेंट। क्लियरिंग में क्या होता है कि सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। ओके, जैसे कि सपोज मैंने एग्जांपल दिया, इंट्राडे में मैंने 100 शेयर खरीदा टाटा मोटर्स के एंड बाय द इवनिंग तक मैंने उसके 50 शेयर्स को सेल कर दिया। तो गाइस मेरे के पास अभी कितने शेयर बचे? 50 शेयर्स बचे। 50 शेयर्स मैंने सेल कर दिया है। ओके, तो जो मैंने 50 शेयर्स सेल किया है तो उसके लिए अगेंस्ट से मुझे पैसा आएगा, राइट? तो 50 इंटू करेंट मार्केट प्राइस से कर देगा वो, तो जितना अमाउंट मेरे को आने वाला होगा, सो इतना क्लियरिंग करके रख देंगे। फिर सेटलमेंट में क्या होगा? सेटलमेंट इज अ प्रोसेस जब वो अमाउंट, अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा, अगर कुछ खरीद रहा हूँ तो मेरे पास सिक्योरिटी आएगी। तो दैट इज द थिंग, ये क्लियरिंग देखता है। इंडिया में दो क्लियरिंग हाउसेस हैं, वन इज सॉरी सेटलमेंट हाउसेस। सेटलमेंट कौन करता है? इट हैपन्स ऑटोमेटिकली इंडिया से ऑर्गेनाइजेशन। सेटलमेंट ऑटोमेटिकली होता है इंडिया में एनएसडी और सीडीएसएल के थ्रू। ग्रेट। गाइस अगर ये कंपनी यही दोनों करती है तो इनका शेयर प्राइस क्या होगा? चलो एक बार देख लेते हैं। एनएसडीएल शेयर प्राइस, एनएसडीएल अनलिस्टेड शेयर प्राइस। ओके, एनएसडीएल अनलिस्टेड है। सीडीएसएल, सीडीएसएल लिस्टेड है एंड 1879 पे अभी चल रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब क्या अमेजिंग, वेरी नाइस। और आप उसका ग्राफ देखो गाइस,
बहुत ही कंसिस्टेंटली शेयर ग्रो किया है, राइट। लास्ट 1 ईयर में भी आप अगर देखोगे तो एक स्टडी रिटर्न ही इसने प्रोवाइड किया है। 101% का रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 6 मंथ में भी अच्छा ग्रोथ है, 1 मंथ में भी अच्छा ग्रोथ है। ओके, नाइस। 5 ईयर्स और अगर मैं मैक्स भी देखता हूँ, बहुत अच्छा ग्रो है, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग शेयर है सी डी एस एल। 52 वीक के हाई पे चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप भी अच्छा है, पी डिविडेंड यील्ड भी है, ओके। चलिए एक बार इसका इस पे शो करेगा ग्रो का। ओके, जहाँ पे आए हम 5 ईयर्स का, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका। मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके गुड। मैं ईयरली देखूँ उसका रेवेन्यू किससे बढ़ा है, नहीं चालू है। क्वार्टरली, ओके ईयरली, देन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। नेटवर्थ, नेटवर्थ भी कंसिस्टेंटली ग्रो, इट इज़ वन ऑफ द गुड शेयर। रिटेल एंड अदर्स, रिटेल के पास बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट रेट 50% के करीब है। प्रमोटर्स के पास भी काफ़ी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी काफ़ी है। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है क्या? म्यूचुअल फंड हाउसेस में भी इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इट इज़ अ गुड स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हम देख रहे थे, राइट। तो क्लियरिंग का काम मतलब क्या होता है, टू आइडेंटिफाई कि कितना किसके पास क्या जाने वाला है। जैसे यहाँ लिखा था व्हाट ओइज टू हु ओइज व्हाट। और सेटलमेंट का काम होता है डिलीवरिंग शेयर्स एंड मनी। चलिए, clearing activity clearing activity is all about ascertaining the net obligation of buyers and sellers for a specific time period, and settlement is the next step of settling obligation by delivering shares by the seller and paying money by the buyer. The clearing period is settlement is the next step of setting obligation by delivering shares by seller and paying money to the buyer. तो यही हमने अभी देखा गाइस। क्लियरिंग में क्या होता है, नेट ऑब्लिगेशन किससे क्या है वो फाइंड आउट करना। क्लियरिंग में सेलर को पैसे दे देना और बायर को उसके शेयर दे देना। While OTC transactions are settled directly between the counterparties, clearing corporation is the entity through which settlement of security take place for all the trades done on stock exchange. Okay, the details of the detail of the detail of all transactions performed by the broker are made available to the clearing houses by the stock exchange. चलिए एक बार इसको हम इतना देख लेते रीड करके। When trading happens on a stock exchange like NSE or BSE, there is a middleman called clearing corporation that ensure everything goes smoothly after the trade. Its job is to guarantee the buyer get the security like shares and seller get the money without any hiccups. Now how it works. Trade happens. Imagine you are buying share of Tata Motors through a broker on an app like Zerodha. The seller could be someone using a different broker. Okay, the stock exchange record the trade. The stock exchange NSE keeps a track of all this trade and send the details to the clearing corporation. Clearing corporation steps in. It checks who owes what, money or shares. It acts as a guarantor, ensuring the buyer get the share and seller get paid even if one party default. Settlement happens. The clearing corporation works with clearing house to transfer shares from seller's demat account to the buyers and the money from the buyer account to the sellers. Heads up. तो देखो ये क्लियरिंग का काम होता है चेक हु इज व्हाट, और सेटलमेंट का काम होता है क्लियरिंग हाउस। सेटलमेंट हैपेंस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वर्क्स विद द क्लियरिंग हाउस, ओके, to settle the trade. Buyer get the money and seller get the, sorry, buyer get the shares and seller get the money.
Why it's important to ensure trust and safety in stock market trades. Even if buyers and sellers fail to meet their obligation, the clearing corporation steps in to complete the trade. For example, you buy 100 shares of Tata Motors for 500 each. The clearing corporation ensures sell the seller's 100 shares are delivered into your demat account. Your 50,000 is sent to seller's audit within 2 days. All within 2 days. In contrast, in OTC transaction like private deal, there is no clearing corporation and the buyer and seller settle everything directly. Okay, the clearing house goes an obligation. The clearing house gives an obligation report to broker and custodian who are required to settle their money or securities obligation within the specified deadlines, failing which are required to pay penalties. In practice, the clearing corporation provides full novation of contract between buyers and sellers, which means it acts as buyers to every seller and seller to every buyer. As a result, the counterparty risk is substantially reduced फॉर द इन्वेस्टर, मतलब सामने वाली पार्टी डिफ़ॉल्ट कर देगी, इसका रिस्क एकदम से ख़त्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लियरिंग सिस्टम। चलिए गाइस, तो ये दोनों चीज़ हमने पढ़ लिया, बस एक रिस्क मैनेजमेंट एक बचा हुआ है, फटाफट से ये भी देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन ओटीसी ट्रांजेक्शन, काउंटर पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑन देयर ओन इन एक्सचेंज ट्रेडेड। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है गाइस सिंपल वर्ड में? चलो एक बार ये देख लें। एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ड, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन as defined above gives settlement guarantee of trade to the counterparty buyer and sellers. ओके, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट कौन सा रिस्क होता है गाइस? क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क यानी कि पैसा वापस मिलना या ना मिलना, दैट इज फॉर क्रेडिट रिस्क। बट एक्सचेंज ट्रेडेड में वो रिस्क चला जाता है। Risk management is about ensuring everyone in trade gets what they are promised. Buyer get the security and seller get their money, while reducing the changes of something going wrong. In OTC transaction, direct deals, when you trade directly with someone in the OTC market, you are responsible for checking whether the person is trustworthy and can fulfill their promise. This is called the credit risk. The risk that the another person might not pay or deliver what they promised. Example, you sell shares of a private company to someone directly. If the buyer doesn't pay you, if it's your problem to deal with, right? बट एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट आ जाता है। व्हेन ट्रेड हैपन ऑन स्टॉक मार्केट, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन स्टेप्स इन एज अ मिडलमैन टू manage the risk. It guarantee that if you're buying shares you will definitely get them, if you're selling shares you will definitely get your money. This is what settlement guarantee. It ensure both buyers and sellers can trade without worrying about other party defaulting. Example, you buy 100 shares of Tata Motors or stock exchange. Even if the seller faces issue, the selling corporation will make sure the shares are delivered to you, reducing your risk. While clearing corporations are better, OTC transaction risk is high because you depend entirely on other party honesty and ability to pay. Exchange traded transaction risk is lower because clearing corporation ensure everything is settled securely and fairly. This system build trust and make trading on stock exchange safer and more reliable. चलिए आगे बढ़ते। दिस exposes the clearing corporation to the risk of default by the buyers and sellers. To handle the risk, the clearing corporation charges varied kind of margins. Most prominent among this margin are called initial or upfront margin, peak margin, and mark to market margin. The initial margin is a percentage of transaction value arrived on the base of concept of value at risk philosophy, and MTM margin is the notional loss which an outstanding trade has suffered during a specified period on account of प्राइस मूवमेंट। गाइस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है और अब आगे बढ़ते। अच्छा, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट से वापस शुरू करेंगे। आई होप आज जो हमने चीज़ें देखी जैसे ओवर द काउंटर मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट से हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे।